आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसको एक और नाम से जानते हैं लोड इलोंगेशन कर्व। ठीक है, इसको जैसे लोड यानी इसको अपन एफ से डिनोट करते हैं, इलोंगेशन यानी डेल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, इसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या है कि ये लोड ऐसा है, आप समझिए, ये जो लोड है वो ऐसा है कि इसको अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको अपन इस लोड को जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लोड की अगर हम बात करें तो एफ, और इलोंगेशन की बात करें तो डेल एल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले लोड हम 0 न्यूटन यानी कोई लोड नहीं है, तो अगर कोई लोड नहीं है तो इलोंगेशन भी कुछ नहीं होगा, यानी 0 मिलीमीटर की अपन बात करेंगे, कोई इलोंगेशन नहीं है। नहीं, कर्व जो है लोड और डेल एल, ये जो ग्राफ है वो मैं बना रहा हूँ, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑरिजिन से होगा। तो यानी कर्व स्टार्ट होने वाला है कहाँ से, ऑरिजिन से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 0 न्यूटन के बाद इंक्रीज किया लोड को और 10 न्यूटन कर दिया। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इलोंगेशन इसमें हो गया 1 मिलीमीटर का। और यहाँ एक और चीज़, 10 न्यूटन को जब लोड था तो इलोंगेशन इस वायर में, इस वायर की अगर बात की जाए तो इस वायर में कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। तो जब 10 न्यूटन को लोड को हटा के 0 न्यूटन का लोड किया गया तो फिर से वही बात देखा गया कि इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, यानी इस पे आया और इसी पे वापस भी आ रहा है ना। और 20, एक और चीज़ मैंने देखा कि अगर 20 न्यूटन का लोड किया तो देखा कि 2 मिलीमीटर हो गया, 30 न्यूटन का लोड किया तो देखा 3 मिलीमीटर हो गया। तो इससे मुझे एक बात आइडिया लग रहा है कि ये लीनियर फॉर्मेट में हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर फॉर्मेट में हो रहा है। और एक चीज़ और इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन लोड को कम करते जा रहे हैं, जैसे 30 न्यूटन से 20 न्यूटन, तो इलोंगेशन 3 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से 0 मिलीमीटर, यानी 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो उसी तरह ऐसे कम होते भी जा रहा है। तो यानी ये उसी पाथ को फॉलो भी करता है और लीनियर फॉलो कर रहा है। यानी लोड और डेल एल का जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बन रहा है। अभी तक तो सब सही चल रहा था। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 30 के जगह पे 40 न्यूटन का लोड लगाया तो इसमें देखा कि ऐसे कितना होना चाहिए, ऐसे एक मिनट, ऐसे कितना होना चाहिए, 3 मिलीमीटर था। तो ये तो ऐसा लगना चाहिए लीनियर अगर होता तो यहाँ 4 मिलीमीटर होता, लेकिन यहाँ 4.4 ना हो गया, 4.5 मिलीमीटर हो गया। यानी कहने का मतलब लोड इंक्रीज होने पर इलोंगेशन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब लीनियर फॉर्मेट में नहीं हो रहा है। तो जब जहाँ तक जो ए पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ तक ये लीनियर फॉर्मेट में हो रहा था, इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या हुक्स लिमिट। यानी यहाँ पर जो है ना फोर्स और डेल एल का जो रिलेशन है वो लीनियर फॉर्मेट में है। इसका एक और नाम हम लोग रख सकते हैं लीनियर इलास्टिक पॉइंट। ए पॉइंट का एक और नाम रख सकते हैं लीनियर इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, लीनियर इलास्टिक पॉइंट, क्या नाम रख सकते हैं, लीनियर इलास्टिक पॉइंट। अब क्या देख रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने एक मिनट, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज तो हो रहा है, लोड बढ़ाने पर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब लीनियर फॉर्मेट में नहीं हो रहा है ना। यानी अब अगर 50 न्यूटन यहाँ करते हैं तो ये 7 मिलीमीटर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 7 मिलीमीटर हो गया, 4.5 था, अब क्या हो गया 7 मिलीमीटर हो गया। तो
और जैसे इसको फिर से हम वही बात कि जैसे जैसे यहाँ पे हम लोड कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे इलोंगेशन जो है वो कम होता चला जाएगा, और जब लोड हम 0 न्यूटन कर दिए तो इलोंगेशन भी 0 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है हम लोग इस पाथ पे जैसे ही फिर से अगर हम छोड़ते हैं, लोड कम करते जा रहे हैं, लोड जो है वो कम करते जा रहे हैं, इलोंगेशन वैसे ही कम होते जा रहा है। लोड कम होते जा रहा है और इलोंगेशन कम होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बी वाला पॉइंट है यहाँ तक अगर हम देखें तो जैसे ही हम यहाँ तक छोड़ेंगे तो वापस वो अपने लोड अगर 0 कर दिए तो ये अपने इलोंगेशन जो था वो 0 हो जाएगा। यानी ये जो बी वाला पॉइंट है वो इलास्टिक पॉइंट का था, यानी यहाँ तक ये इलास्टिक जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही हम लोड हटाएंगे वो अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा, यानी कोई इलोंगेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो बी वाला पॉइंट का क्या नाम है? इलास्टिक पॉइंट। और ए वाले पॉइंट का क्या नाम है? लीनियर इलास्टिक पॉइंट। यानी यहाँ तक ए तक लीनियर पॉइंट, लीनियर ग्राफ बनेगा, और उसके बाद भी इलास्टिक होता है, लेकिन अपने इनिशियल शेप में आ सकता है लोड हटाने पर, लेकिन क्या बोल सकते हैं उसमें लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, है ना, जैसे जो कि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट में देख भी पा रहे हैं। अब अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स लगाए तो यहाँ पर जो है वो 10 मिलीमीटर का हो गया। यानी बी पॉइंट के बाद की अब हम लोग कहानी बात कर रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ देखें तो बी पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ इलोंगेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे एक और बात आप समझ लीजिए कि देखिए ये फोर्स को अगर एरिया उसके क्रॉस सेक्शन, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस। और डेल एल को अगर एल से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। तो इसको इसीलिए बोला जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सी वाला पॉइंट है, तो सी वाले पॉइंट तक जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 70 न्यूटन किए तो ये हो गया 15 मिलीमीटर। तो अब अगर हम फिर से अगर ये डिक्रीज करने लगे, याद रखिएगा कि जैसे अगर हम यहाँ पर डिक्रीज करने लगे तो करते 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 जब फोर्स 0, लोड 0 कर दिए तो इलोंगेशन 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अब होता नहीं है। यानी यहाँ तक जो बी वाला पॉइंट था, यहाँ तक जैसे हम लोड 0 करते थे तो इलोंगेशन भी 0 हो जाता था, लेकिन उसके बाद जो हम उसके बाद वाले जब हम लोड लगा रहे हैं और अब हम लोग लोड धीरे धीरे कम करते करते 0 कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट सेट हो जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ये परमानेंट कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है? सेट हो जा रहा है। 0 लोड पे भी उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन रह ही जा रहा है, 0 मिलीमीटर होने वाला अब नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट सेट हो गया। और इस पॉइंट के बाद अब हम फोर्स कम भी करें, याद रखिएगा इस पॉइंट के बाद अगर हम फोर्स कम भी करें तो देखिए फोर्स भले कम हो रहा है, फोर्स भले कम हो रहा है, लेकिन इलोंगेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। इलोंगेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ डी पॉइंट पर आते आते ये जो है वो टूट जाएगा। यानी सी वाला जो पॉइंट वो है वो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं इतना स्ट्रेस हो सकता है, यानी हम बोल सकते हैं इतना लोड ये सह सकता है। अगर इतना लोड से हम ज़्यादा अगर जैसे ही लगाएंगे तो अपने आप ये क्या होगा? हम लोड हटा भी दे तो ये अपने आप टूट जाएगा। यानी इलोंगेशन होते होते ये अपने आप टूट जाएगा। लोड हटा भी दे फिर भी सी के बाद जो है वो अपने आप इतना लोड लगाने के बाद अगर हम हटा भी दे लोड, लेकिन वो अपने आप यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी ये जो डी, जो इस डी, इसको डी बोलते हैं और डी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि ये जो है शुरुआत में स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं हम शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर फॉर्मेट में है, यहाँ से यहाँ। और ए वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला? ए वाले पॉइंट को हम लोगों ने बोला कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी यहाँ से यहाँ तक हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या होता है वो हम क्लास में बता ही दिए हैं। अब ये जो देख रहे हैं ए से बी वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक वायर इलास्टिक को फॉलो तो करेगा ही करेगा, लेकिन लीनियर फॉर्मेट में नहीं करेगा।
ठीक है, लीनियर फॉर्मेट में नहीं करेगा। यानी बी वाले पॉइंट तक ये इलास्टिक बिहेवियर करता है, यानी जैसे छोड़ेंगे तो लोड जीरो करेंगे, इसका इलोंगेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसी पे जाएगा, इसी पे आएगा, इसी पे जाएगा और इसी पे आएगा। ठीक है, यानी इस रीजन को, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे, एक ऐसा लोड आएगा, उसके बाद आप लोड हटा भी दे तो वो वायर जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ये लोड अगर हम हटा भी दे तो ये वायर अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो होगा मैक्सिमम बोल सकते हैं स्ट्रेस पॉइंट, या ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये बात लिख लीजिए आप लोग। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई वायर मोटा हो चाहे पतला हो लेकिन सेम मटेरियल का है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डी वाले पॉइंट पर। तो ये डी पॉइंट क्या है, यहाँ आते आते तक ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो इस डी वाले पॉइंट का क्या नाम रखें हम लोग, फ्रैक्चर पॉइंट नाम रखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दो तरह का मटेरियल होता है। कितने तरह का, दो तरह का मटेरियल होता है। एक होता है ब्रिटल, एक क्या होता है, ब्रिटल होता है, और एक जो होता है वो डक्टाइल होता है। ब्रिटल में क्या होता है, याद रखिएगा कि ए बी और सी और डी जो पॉइंट आप देख रहे थे वो नज़दीक नज़दीक होगा तो उसको हम लोग ब्रिटल बोलेंगे, लाइक अ बिस्किट। जैसे हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि ये जो यहाँ से यहाँ इसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं और यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन होते हैं। तो इसमें जो है ना इलास्टिक रीजन ज़्यादा होता है और प्लास्टिक रीजन कम होता है। जैसे बिस्किट में हम क्या करेंगे, जैसे स्केल में हम लोग जो क्लासरूम में बताए भी थे, स्केल पर हम जैसे फोर्स लगाते थे तो वो मुड़ जा रहा था, लेकिन बिस्किट में हम जैसे फोर्स लगाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, वो मुड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे याद रखेंगे, बी मतलब ब्रिटल और यानी बिस्किट। बिस्किट में मतलब क्या, जैसे फोर्स लगाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, यानी इसका फ्रैक्चर पॉइंट तुरंत हो जाता है, वो खींचता नहीं है। जैसे किसी वायर बनाना हो तो हम ऐसा मटेरियल लेंगे कि जिस पे कितना भी लोड लगाए तो वो खींचता चला जाए, खींचता चला जाए, टूटे नहीं। जैसे गोल्ड वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, उसका जो होता है वो प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है और इलास्टिक रीजन कम होता है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसको हम कितना भी खींचे, कितना भी खींच सकते हैं, जल्दी वो टूटने वाला नहीं होता है। यानी उसमें प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, इलास्टिक रीजन कम होता है। तो याद रखिएगा, डक्टाइल किसको बोलते हैं, डक्टाइल उसको बोलते हैं जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा, इलास्टिक रीजन कम। और ब्रिटल, ब्रिटल याद रखिएगा बिस्किट के नाम से, बिस्किट तुरंत टूट जाएगा, यानी उसका फ्रैक्चर पॉइंट तुरंत आ जाता है, यानी ए बी सी डी जो पॉइंट होता है वो नज़दीक नज़दीक होता है। अब हम लोग देखते हैं एक और बात, याद रखिएगा और लिख भी लीजिए कि जनरली हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो यंग्स मॉडुलस इंक्रीज होता है किसी भी मटेरियल का। आपने बताया भी था कि यंग्स मॉडल जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे आप याद रखना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा यंग्स मॉडुलस वैसे वैसे डिक्रीज होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, ये इसका। और यहाँ से लेकर जो ये इलास्टिक लिमिट तक बात हो रही थी, इलास्टिक लिमिट नहीं, लीनियर इलास्टिक लिमिट, यानी ओ से लेकर ए तक की जो बात हो रही थी, उसमें ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, आप बताइए, इसमें देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि स्लोप जो होगा वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा, यानी थीटा जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ज़्यादा होगा, स्लोप जितना ज़्यादा होगा यंग्स मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा, और यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा यानी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, मतलब कम हुआ होगा। और उसी मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा तो यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ होगा। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखिए ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन का ग्राफ। अब यहाँ 1 है और ये है 2,
अब इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। अब ये देखना होगा कि किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका कम है। तो अभी हमने क्या देखा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा। तो देख रहे हैं θ1 ज़्यादा है, यानी उसका स्लोप ज़्यादा है, 1 का स्लोप ज़्यादा है और 2 का स्लोप क्या है, कम है। इसीलिए इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा और 2 वाले का यंग्स मॉडुलस कम होगा। लेकिन टेम्परेचर में अभी आप लोगों ने क्या देखा, उल्टा देखा, यानी दूसरे वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पहले वाले का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि उल्टा कर देगा। हमने अभी क्या देखा था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ। तो इसमें क्या देखेंगे, स्लोप जो होगा वो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस यानी 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस, यानी स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होता है वो 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस होगा। यानी यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि थीटा इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा, यानी यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होगा। यंग्स मॉडुलस डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसी तरह यहाँ पे थीटा डिक्रीज हुआ है ना, तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे थीटा कम होगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी यंग्स मॉडुलस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप बराबर 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या, 2। तो इसमें देखिए किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, 1 वाले का स्लोप क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, और 2 वाले का स्लोप क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो 1 वाले का स्लोप ज़्यादा, इसका मतलब 1 वाले का यंग्स मॉडुलस कम, और यंग्स मॉडुलस वाले कम, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो हम लोग